बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज के एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान का मैराथन लेके आए हैं फर्स्ट पार्ट, और यह क्लास पीआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ में 6 से 8 साइंस के लिए और साथ में टीजीटी विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए हमने इन्वायरमेंट का अलग से एक सीरीज स्टार्ट किया कल से। जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देख लें। और यहाँ पे 7 दिन की आपकी क्लास चलेगी, 7 क्लासेस आएंगी और 7 की 7 क्लासेस आपकी एनसीईआरटी से रहेंगी। 12th क्लास की एनसीईआरटी से कुछ क्लासेस रहेंगी। 11th की क्लास से जो एनसीईआरटी थी वो हमने आपको कल प्रोवाइड कर दिया है। तो आज 12th एनसीईआरटी से हम प्रयास करेंगे क्लासेस लाने का, और ये रात में 9 बजे आपको क्लासेस 9 बजे तक मिल जाएंगी, 8 से 9 बजे तक। आगे बढ़ते हैं, और जो नए अभ्यर्थी जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो आपको एकलव्य सीरीज़ डेली फॉलो करना आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, और साथ में इसके अलावा आप मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। सभी लोग मैथ रीजनिंग की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। जो जीएस पार्ट सेकंड वाले भी हैं वो भी इसको देख सकते हैं। आप इसमें मैथ वाले सारे सॉल्व कर लीजिए, और 200 प्लस पीआईक्यूज इसमें हमने कराए हैं। और यहाँ पे जो है कल से इसमें मैथ रीजनिंग में भी क्लासेस आगे बढ़ेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, और आज की क्लास में हमने आपको चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, फिर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 कार्बन तक का जो हमने आज आपको सारांश वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और इस क्लास के बाद आपको जो है एनसीईआरटी से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी इन प्रमुख 4 चैप्टरों के माध्यम से। और रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले आपको एक चीज़ की जानकारी होना जरूरी है। आपने 2 प्रकार के परिवर्तन सुने हैं, एक है भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। और जब रासायनिक परिवर्तन एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जब उसको हम अभिक्रिया करते हैं तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। अब चूंकि इस क्लास में हमें रासायनिक अभिक्रिया को समझना है तो थोड़ा सा हम अंतर कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के तो उदाहरण इसमें देखेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हम अंतर देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। कल हमने आपको ऊर्ध्वपातन का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया होती है वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। तो पहला चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन है, वह जो है किस परिवर्तन के अंतर्गत आता है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। दूसरा है बर्फ़ का पिघलना, यह भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और ऊर्ध्वपातन के जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे सारे भौतिक परिवर्तन दिखाएंगे। इसके अलावा जो है बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर भी ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो 3 प्रमुख उदाहरण थे जो आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं केमिकल चेंजेस पे। तो रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो जितने भी धातु हैं, तो धातुओं पर जो ऑक्साइड जमती है, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। हम आगे अभी देखेंगे क्लास में। इसके अलावा हम बात करें तो लोहे में जंग लगता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तीसरा यहाँ पे उदाहरण आपको ध्यान रखना है, सेब वगैरह, जैसे सेब फल आप काट के जब रख देते हैं, सेब को आप काट के रख देते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, रंग परिवर्तन होता है। तो रंग परिवर्तन किसके कारण होता है? तो रंग परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन के कारण। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करें तो दूध का जो है दही में जो परिवर्तन होता है, दूध का दही में परिवर्तन, तो यह भी जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पे आते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब यहाँ पे जो है पहला चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम रिबन का जब हम दहन करते हैं, मैग्नीशियम रिबन होती है, मैग्नीशियम की पट्टी होती है, और उस पट्टी को जब हम जलाते हैं तो यह कैसे जलती है? चमकदार श्वेत लौ के साथ में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो वो कैसे जलती है? तो चमकदार श्वेत लौ पट्टी के साथ, चमकदार श्वेत लौ के साथ में। और जलने के बाद, दहन होने के बाद जो श्वेत चूड़ में परिवर्तित हो जाती है, और वो श्वेत चूड़ क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका रिएक्शन इस प्रकार होता है, 2Mg + O2 गिव्स MgO, 2MgO। तो ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीशियम पट्टी हुई, ऑक्सीजन के संपर्क में हमेशा जलेगी, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसी से अभिक्रिया होती है जब हम जलाते हैं। तो दहन करने पर चमकदार श्वेत लौ के साथ में जलती है, और
श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है और श्वेत चूर्ण यही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो हम पता कैसे करते हैं, एक आइडिया हमें कैसे लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। जैसे धातु ऑक्साइड होती हैं तो धातु का कलर कुछ और होता है, धातु ऑक्साइड का कलर कुछ और होता है, तो रंग परिवर्तन होता है। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, जैसे CO2 गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, तो ये सब जो है लक्षण होते हैं कि जो है केमिकल रिएक्शन हुआ है। बाकी CO2 और जो है H2 गैस को पता करने का तरीका भी होता है। फिर तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन भी जो है दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया होने का जो है ये 4 यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। अगर ये 4 चीज़ें हो रही तो इसका मतलब जो है रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य मिलेंगे, अंत तक देखिएगा। अगर कुछ चीज़ें हमारे किसी भी क्लास से किसी भी अभ्यर्थी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो स्किप नहीं करना आपको वीडियो, आप उस पॉइंट से आगे बढ़ जाइए, आपको अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे परीक्षा दृष्टि से। और NCERT की खास बात क्या है कि NCERT आपको एकेडमिक तो है ही, एकेडमिकली जो आपको थियोरेटिकली सारी चीज़ें बताता ही है, लेकिन साथ में आपको GS के लिए कुछ तथ्य देता है, GS के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देता है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं रासायनिक समीकरण, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो 6 से 8, 9 से 10 वाले हैं तो एक अभी बता दे रहे हैं, अंत तक जितना भी आपको अंडरलाइन करके यहाँ पे दिया गया आपको सबको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है। और PRT वालों के लिए जितना हम आपको अभी यहाँ डिस्कस करें उतना ही आपको बुक जो है इस नोट से पढ़ना रहेगा। PDF दे दिया जाएगा शाम को। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ रिएक्शन दिया गया, ध्यान रखना है कि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे ताप दाब उत्प्रेरक आदि को भी जो है जब ताप दाब के अंतर्गत जब रिएक्शन होता है तो उसका एक उदाहरण दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं और 2H2। तो ये 340 ATM, 300 ATM क्या है तो यहाँ प्रेशर है, दाब है, तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब रखा जाता है, रिएक्शन कराया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ में, तो ये बनता है CH3OH। CH3OH को क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल का आपसे पूछा जा सकता है कि मिथाइल एल्कोहल का निर्माण जो है कितने दाब प्रेशर में होता है, तो 340 दाब प्रेशर में कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये आपका फेमस जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है जो है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया यहाँ पे जल के साथ में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, जल जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो ये 4 चीज़ें जरूरी होती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। आपसे प्रश्न पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, जल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें निकलता है। रिएक्शन होता है C6H12O6 को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, फिर 6O2। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन गैस निकल रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत शुरू में नहीं पड़ती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलती है। इसके अलावा जल ये निर्माण होता है। तो ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, BPSC भी कभी भी पूछ सकता है। आपसे सिंपली दे देगा, यही रिएक्शन को उल्टा कर देगा, आपको एक दे देगा कि जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दर्शाई जा रही है। तो एक ये उदाहरण, एक फर्स्ट पॉइंट में ये दे देगा, सेकंड में इसी का जस्ट अपोजिट कर देगा, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में जो है अभिक्रिया करके जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो इसमें जो है कुछ प्रकार हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि 2 लोग एक साथ में कंबाइन कर रहे हैं। सिंपल सा एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड का। अब यहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में आपको ध्यान का रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, तो बिना बुझा हुआ चूना। तो ध्यान रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, क्विकलाइम बोलते हैं। तो क्विकलाइम या बिना बुझा हुआ चूना, और इसकी अभिक्रिया जब हम करते हैं जल के साथ में तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है, बुझा हुआ चूना, और इसको जो है
लाइम वाटर भी बोलते हैं, अभी आगे आएगा भी, तो लाइम वाटर भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो लाइम वाटर भी बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो ये जब रिएक्शन होता है, यहाँ पे रिएक्शन का उदाहरण दिया गया कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल ने कंबाइन किया, आपस में जुड़कर एक एकल प्रोडक्ट का निर्माण किया, प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, और ये रिएक्शन वैसे भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ये किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसके अलावा लाइम वाटर भी बोलते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो आपसे परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है कि किसके विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो आंसर है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का मतलब होता है जल के साथ में, विलयन का मतलब होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन होता है, अभी देखते हैं आगे हम। तो बुझा हुआ चूना का जो विलयन होता है, इसका उपयोग हम दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। विलयन का मतलब होता है जो बनता है प्रोडक्ट यहाँ पे जैसे बना जल के साथ में अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, तो यही विलयन है इसका। तो बुझा हुआ चूना का विलयन का उपयोग हम दीवारों की सफ़ेदी के लिए करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है उसके साथ में धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। तो सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि जब चूना पत्थर होता है उसमें पानी डालते हैं, पानी मिलाकर उसका बनाते हैं, तैयार करते हैं। जब वो रेडी होता है, जब हम उसको दीवार पे लगा देते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है दीवार पे लगा दिया हमने, तो कुछ समय बाद पर्यावरण में, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, तो इसलिए जब हम चूने की पुताई करते हैं तब उतना ज़्यादा चमक नहीं होती है। लेकिन 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन, जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होने की वजह से जो दीवारों पर पुताई की गई होती है इस पर चमक आने लगती है धीरे धीरे। किसके वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण होने की वजह से। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में या वायु में स्थित रहती है, तो इसी से अभिक्रिया होता है। अब आगे बढ़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया का कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो कोयले का जो दहन किया जाता है, कोयले को जब जलाया जाता है तो कोयले का जो दहन है ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपसे विकल्प में दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, कोयले का दहन। तो ये भी ध्यान रखिए, कोयले का दहन मतलब C+O2, दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और C+O2 ये CO2 का निर्माण करता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, H2 तथा O2 से जल का निर्माण। तो H2 तथा O2 से जल का निर्माण भी ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया डिफिनीशन आपका कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो जो है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आपसे सभी से पूछा जा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ में, उत्पाद तो बनता ही है लेकिन साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस का जब हम दहन करते हैं तो ऊर्जा निकलती है। इसके अलावा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, श्वसन, रेस्पिरेशन, कई बार परीक्षा में पूछा गया, रेस्पिरेशन या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे श्वसन का प्रक्रिया बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और श्वसन का यहाँ पे अभिक्रिया भी ध्यान रखिए। श्वसन का अभिक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज होता है जो हम खाते पीते हैं, तो C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलता है हमारे शरीर से बाहर साथ में, तो ये अभिक्रिया। और जो ऊर्जा निकलती इसी से हम चलते फिरते हैं, तो यही ऊर्जा हमें चलायमान रखती है। खा पी के जो बोलते हैं ताकत आ गया, तो इसी अभिक्रिया की वजह से आता है। और इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है, रेस्पिरेशन है।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। श्वसन का आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, रिएक्शन पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ध्यान रखिएगा, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट पहले वाले का संयोजन का उल्टा है। संयोजन का विलोम भी होता है वियोजन। तो संयोजन में संयुक्त हो रहते, जुड़ रहते, वियोजन में जो है एक लोग दो में टूट रहे होंगे। संयोजन में दो लोग जो है 1+1 बन के 2 हो रहे थे। यहाँ पे जो है एक लोग जो है बन के 2 लोग थे, मतलब एक ही लोग थे, ये 2 पार्ट में बट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये फ़र्क है, जस्ट अपोजिट है उसी का। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे फेरस सल्फेट का उदाहरण दिया गया है। फेरस सल्फेट, इसमें ऊष्मा दी गई। ऊष्मा देने पे क्या हुआ कि जो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का आपको रंग पता होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया हरा रंग। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। और ऊष्मा देने पर जो है रिएक्शन हुआ तो फेरिक ऑक्साइड में टूटा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड की जो स्मेल होती है, विशिष्ट गंध भी होती है। आप कमेंट करके बताइए कि सल्फर डाइऑक्साइड की गंध कैसी होती है। आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया करते हैं। तो सिंपल सा ये एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक एकल अभिकर्मक था, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान किया, तो इसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। तो फेरस सल्फेट का जो फार्मूला ध्यान रखिएगा क्रिस्टलीय फॉर्म में, तो FeSO4 × 7H2O। क्रिस्टल जल त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदलता है। इसके उपरांत है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है, बाकी ये आपको पता ही है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये क्या है? गैसेज हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन है यही इसी की बात की जा रही है कि ऊष्मा देने पर यहाँ क्या दिया गया? ऊष्मा दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट को, और इसमें किस में टूटा है? तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में। तो और यहाँ भी जो है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा कि ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना या वियोजित होना प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। और जो है ये हम कहाँ पे करते हैं? इस रिएक्शन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इस रिएक्शन का प्रयोग हम कैल्शियम जो है विभिन्न उद्योगों में होता है, जैसे सीमेंट के निर्माण में। तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इस बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हम कहाँ करते हैं? सीमेंट के निर्माण में। तो उपयोग कहाँ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का? सीमेंट के निर्माण में, ध्यान रखिएगा। फिर ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो जिस वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाएगी उसी को हम ऊष्मीय वियोजन कह देंगे। अब यहाँ पे रिएक्शन ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा दिया गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये बुझा हुआ चूना, यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना लिखा जाना चाहिए, गलती से बुझा हुआ चूना लिख दिया, तो बिना बुझा हुआ चूना है। तो बिना बुझा हुआ चूना, तो इसका जो इस्तेमाल कहाँ होता है? सीमेंट के निर्माण में। सीमेंट के निर्माण में इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लेड नाइट्रेट का उदाहरण दिया गया है। ये भी किसका उदाहरण है? तो ये भी जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और रिएक्शन आप और वियोजन में आप सिंपल में समझिए कि एक प्रोडक्ट होगा, वो जो है 2 से अधिक में टूटेगा। मिनिमम दो देगा ही, 2 से अधिक 3 भी हो सकता है, 2 होगा कम से कम। अब यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का आपको कलर पता होना चाहिए, कैसा होता है? भूरे रंग का धुआं देता है। तो भूरे रंग का धुआं देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और 6 से 8 और 9 से 10 वालों की रिएक्शन पूरी रटी होनी चाहिए। PRT के लिए नहीं भी रहेगा तो भी चल जाएगा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना रहेगा कि जब 2 में टूटेंगे तो वो सिंपल वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको रिएक्शंस नहीं रटने हैं, बस आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक प्रमुख उदाहरण दिया गया है जिससे प्रश्न पूछा गया था 6 से 8 में। और यहाँ पे जो है सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। तो यहाँ पे पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। यहाँ पे दिया गया है कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है श्वेत रंग का होता है। आपसे जो है परीक्षा में जो 6 से 8 का साइंस का पेपर हुआ था 15 मार्च को, वहाँ पे आपको AGBR का पूछा गया था, सिल्वर ब्रोमाइड का पूछा गया था।
तो यहाँ पे हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि श्वेत रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? श्वेत रंग का होता है। इसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड का आपसे प्रश्न पूछा गया था, वहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए गए थे, नीला, सफ़ेद और भूरा। नीला, सफ़ेद और भूरा। चूँकि सिल्वर ब्रोमाइड का वैसे अगर कलर आप जाएंगे, गूगल करेंगे, चेक करेंगे तो आपको दिखाएगा पेल येलो, पेल येलो कलर दिखाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, विकल्प में आपको सफ़ेद दिया गया है तो आप सफ़ेद भी मान सकते हैं। सफ़ेद भी मानेंगे तो आपका आयोग गलत नहीं करेगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर होता है उसको हम सफ़ेद मान सकते हैं, क्योंकि पेल येलो तो आपने देखा होगा कई जगह, लेकिन जो है सिल्वर ब्रोमाइड सफ़ेद भी कई जगह माना गया। तो आप जो है, चूँकि विकल्प में पेल येलो तो दिया नहीं गया था कलर, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो दिए गए विकल्प में हमें चुनना था, और इस प्रश्न में यहाँ पे आंसर, इसीलिए हमने आपको इनिशियली जो आंसर बताया था इसको सफ़ेद बताया था। बाकी आप अपने हिसाब से मानने के लिए स्वतंत्र हैं, और यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, क्योंकि कई बार आयोग प्रश्न ही ऐसे बनाता है कन्फ्यूज़ करने के लिए, और वहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होती है। अगर पेल येलो ऑप्शन में तो पेल येलो पे जाएंगे, नहीं तो आपको सफ़ेद पे ही जाना है। इतना चीज़ क्लियर है। अब आते हैं, समझते हैं इसको। तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, ग्रे रंग का हो जाता है। तो ग्रे किसके वजह से होता है? Ag। तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर का कैसा कलर होता है? ग्रे कलर का होता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे वियोजन का उदाहरण दिया गया है, और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण किसके अंतर्गत दिया गया? सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत। तो ये रिएक्शन याद रखिएगा सभी लोग। फिर है सिल्वर ब्रोमाइड का भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। तो 2AgBr सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag + Br2। और इस अभिक्रिया का उपयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। दोनों अभिक्रिया का, AgCl का और AgBr का भी जो अभिक्रिया आप सामने देख रहे हैं, तो दोनों का हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने अभी वियोजन अभिक्रिया का देखा है, यहाँ पे देखिए ऊष्मा दिया गया था, ऊष्मा दिया गया था, तो ऊष्मा यहाँ पे दिया गया है, तो ऊष्मा अवशोषित कराया जा रहा है, तो ऊष्मा दिया जा रहा है, तो ये जो है ऊष्माशोषी का उदाहरण है। बाकी हमने ऊष्माक्षेपी का उदाहरण ऊपर देख ही लिया है। आगे बढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। अब यहाँ पे विस्थापन में क्या होता है, सिंपल में आप कॉन्सेप्ट समझिए। जिंक और लेड जो होते हैं, कॉपर है, कॉपर के साथ में सल्फेट, जो है कॉपर का सलूशन होता है यौगिक के साथ में। तो होता क्या है कि जिंक और लेड जो है, अभी हम आगे 3rd चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज भी देखेंगे, यहाँ पे भी आप समझ लेते हैं। तो जिंक और लेड जो होते हैं कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, यानी जिंक और लेड जो है कॉपर से ज़्यादा एक्टिव हैं, और ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से क्या करते हैं, कॉपर को उसके यौगिक से हटा देते हैं, कॉपर को इसके यौगिक से हटा देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे बात करें तो जो है कॉपर सल्फेट का सलूशन है, कॉपर सल्फेट का सलूशन है, और ये नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है। इसको आपने एक नाम भी सुना होगा, नीला थोथा भी कहते हैं, नीला थोथा भी कहते हैं। अब आते हैं, तो कॉपर सल्फेट सलूशन, आयरन के साथ में रिएक्शन हुआ, लोहे के साथ में रिएक्शन हुआ। अब आयरन भी लोहा भी कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सलूशन से Fe को हटा देगा और खुद आ जाएगा, तो FeSO4 हो जाएगा और Cu अलग हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। सिंपल सा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, Cu को हटा देगा, इससे जहाँ Fe आ जाएगा तो FeSO4 बन जाएगा, आयरन सल्फेट और Cu। तो इस प्रकार जो है कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, किसके वजह से, फेरस सल्फेट के बनने के वजह से। अब आते हैं, लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है, तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप। अगला उदाहरण है, जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सेम अभिक्रिया होती है, जिंक भी कॉपर को हटा देता है। फिर Pb भी कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन में कॉपर को हटा देता है, तो Pb क्लोराइड या लेड क्लोराइड का निर्माण करता है। तो और यहाँ पे रीज़न क्या है कि जिंक, लेड और आयरन तीनों जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, तो इसलिए कॉपर को उसके यौगिक से हटा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। द्विविस्थापन में क्या होता है, तो जिस अभिक्रिया में, पहला तो आप ये समझिए कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है।
उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है उसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया आपको, Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो है दोनों ने, Na ने भी और Ba ने भी एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है। Na ने क्या किया, Na ने Cl2 के साथ में संयोजन बना लिया तो NaCl बन गया, और Ba ने क्या किया, SO4 के साथ में संयोजन कर लिया तो BaSO4 बन गया। तो दोनों ने एक दूसरे को हटाया है सोल्यूशन से। तो यहाँ पे 2 बार विस्थापन हो रहा है, तो इस विस्थापन के को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, और ये आयनों के आयंस के एक्सचेंज की वजह से होता है। तो उसके बारे में अभी यहाँ पे समझाने का टाइम नहीं है, बस आप यहाँ पे जैसे दिया गया है बस हमेशा ये ध्यान रखिए कि Ba है तो Ba के साथ में +2 चार्ज है, SO4 है तो उसके साथ में उल्टा ही होगा इसका, तो यानी इधर इधर +2 है तो इधर -2 होगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। सेम Na2 के साथ में Na का +1 चार्ज होता है, लेकिन 2 है यहाँ पे, Na2 है तो ये जो है Cl के साथ में मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये उदाहरण है किसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। अभी तक नहीं पूछा गया तो पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से दिया गया कौन सा विकल्प द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उपचयन तथा अपचयन, आपको हमने हेडमास्टर और हेड टीचर वाला जो पेपर कराया था तो उसमें एक जगह ये प्रश्न पूछा गया था। आइए समझ लेते हैं इसको। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो उपचयन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं और अपचयन को हम रिडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है कि गर्म पदार्थ, पहले हम इसको समझते हैं कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई अभिक्रिया होगी और उसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन घटे, तो ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन घटे तो ऐसे अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2Cu + O2, तो यहाँ पे क्या हुआ है, Cu के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है और CuO बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया है। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है ऑक्सीडेशन का, उपचयन का। और फिर इसी का उल्टा होता है, जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन की कमी आती है तो उसे कहते हैं अपचयन। तो ध्यान रखिएगा उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था प्लस हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन हुआ और ये क्या बना, Cu + H2O। तो कॉपर प्लस H2 Cu + H2 बना Cu + H2O। तो यहाँ पे O हट गया, ऑक्सीजन कम हो गया, कॉपर से यहाँ पहुँच गया, तो ये आप देख पा रहे हैं। और सेम अगर हम बात करें H2 के साथ में क्या हुआ, H2 को ऑक्सीजन मिल गया, तो H2 के केस में हम देखेंगे तो उसका उपचयन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड के केस में देखेंगे तो इसका अपचयन हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, कॉपर का कलर कैसा होता है, अभी हम देखते हैं। पहले आप इसको ध्यान रखना कि कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ये होता है काला। कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो काला होता है। कॉपर का कलर क्या होता है, तो कॉपर का कलर भूरा होता है, ये भी याद रखना, आपको पूछा गया है कई बार। कॉपर का कलर भूरा होता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर काला होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती है, पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया तो पूछा जा सकता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जब उपचयन और अपचयन एक साथ में होंगे, जैसे इस वाली अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ में हो रहा था। जैसे कॉपर ऑक्साइड किस में टूट रहा था, कॉपर में, यानी ऑक्सीजन कम हो गया। जब ऑक्सीजन कम हो गया तो इसका मतलब अपचयन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका मतलब इसका उपचयन हो गया है। तो अपचयन और उपचयन जब दोनों होंगे तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। रेडॉक्स क्यों बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, तो दोनों को मिला दिया और इस हिंदी में लिख दिया रेडॉक्स। आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, नहीं तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा। 2 कंडीशंस हैं, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा। पदार्थ का अपचयन जब होगा तो उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। एक याद रखिए, एक दूसरा उसका उल्टा है। अब आगे बढ़ते हैं। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, करोजन जिसको बोलते हैं। संक्षारण, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अनुदाहरण है। तो चांदी के ऊपर जो काली परत चढ़ती है, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो चांदी के ऊपर जो चांदी का यानी Ag2S सिल्वर सल्फाइड, तो इसके ऊपर काली परत चढ़ती है। काली परत किसका होता है, सिल्वर सल्फाइड का। इसके अलावा जो तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ती है, तांबे के ऊपर
हरी परत जो चलती है कॉपर कार्बोनेट की होती है। तो याद रखिएगा, तो जो कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, हरा कलर होता है। और ये किसके कारण चलता है, तो संक्षारण के कारण, इसको करोजन बोलते हैं इंग्लिश में। लोहे के केस में इसको जंग लगना बोलते हैं, संक्षारण को लोहे के केस में जंग लगना बोलते हैं। अब आते हैं विकृत गंधिता पर। उपचयित होने पर तेल व वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। तो जब उनका उपचयन होता है तो तेल और वसा क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रातः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तो वायुरोधी जो बर्तन होते हैं, खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। और जो खाने के पैकेट वगैरह होते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया। तो जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो नाइट्रोजन जैसी जो है गैस मिलाई जाती है। अब आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा असत्य है। असत्य मतलब रॉन्ग है। रिएक्शन दिया गया 2PbO + C गिव्स 2Pb + CO2। पहले में बोल रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो अपचयन किसका हो रहा है, तो आप कहेंगे PbO का हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड का। तो शीशा ऑक्साइड का या लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ये बात सही है। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है कि कार्बन हो रहा है, तो आप कहेंगे कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन उपचयित। तो ये दोनों सही और ये दोनों गलत हैं। तो ए और बी गलत है। तो यहाँ पे आपको असत्य पूछा था, तो आंसर हो जाएगा ए और बी। Fe2 + 2Al + Al2O3 + 2Fe, ये पूछ रहा कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो Al क्या करेगा, एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, वो क्या करेगा, आयरन को जो है हटा देगा, तो बना लेगा Al2O3 और Fe को अलग कर देगा। इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये किसका, विस्थापन अभिक्रिया का। फिर ये प्रश्न आपसे पूछा गया था TRE1 PRT में। TRE1 PRT में प्रश्न पूछा गया था, याद आ गया होगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डालते हैं तो इसका पहले आप रिएक्शन समझ लीजिए। Fe + 2HCl, Fe + 2HCl ये बनाता है FeCl2 + H2। तो क्या बनाता है, फेरस क्लोराइड, आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड और H2 माने हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनता है, जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो यही रिएक्शन बनता है और बनता है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। तो इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे जाने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, उसको देख लेते हैं। 17वां नंबर आपसे पूछा जा सकता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। उस तत्व X और उस काले रंग यौगिक का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो है तत्व कॉपर है। कॉपर का जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो 2Cu + O2 ये 2Co का निर्माण करता है। और कॉपर ऑक्साइड अभी हमने देखा था क्या होता है, काले रंग का होता है। कॉपर क्या किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। तो कॉपर भूरे रंग का होता है, कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है। तो ये आपसे पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में। आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा दृष्टि से। तो यहाँ पे आपको पहला चीज़ का ध्यान रखना है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। पहला चीज़, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जब नीला लिटमस पत्र पेपर लाल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि अम्ल की उपस्थिति है। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक किसको बोलते हैं, बेस को बोलते हैं। तो क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस की बात करें, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, साथ में हल्दी भी दिया जाता है ऑप्शन में। तो लिटमस प्राकृतिक सूचक है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है। अब आते हैं अम्ल और क्षारक की जांच के लिए। अम्ल और क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक कौन से हैं। तो अम्ल और क्षार की जांच के लिए संश्लेषित सूचक के उदाहरण है मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फैथिलीन। तो ध्यान रखिएगा, मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फैथिलीन ये जो है संश्लेषित सूचक के उदाहरण हैं। संश्लेषित का मतलब होता है जिसे हमने बनाया है, आर्टिफिशियली मानव ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। लिटमस की बात करें तो लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। तो ध्यान रखिएगा, लिटमस विलयन का कलर कैसा होता है, बैगनी कलर का। और ये कहाँ से बनाया जाता है, तो थैलोफाइटा समूह के लाइकन से। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है
कि लिटमस कहाँ से बनाया जाता है लिटमस विलेन, तो लाइकन से, लाइकन पौधे से, तो लाइकन या लीचन ध्यान रखिएगा। और लिटमस विलेन जब ना अम्लीय होता ना क्षारकीय तब यह बैगनी कलर का होता। तो ध्यान रखना कि लिटमस विलेन जब ना अम्लीय होता ना क्षारकीय तब यह किस कलर का होता है, बैगनी कलर का। और इसके अलावा जो प्राकृतिक सूचक, तो अम्ल क्षार सूचक के रूप में किनका किनका इस्तेमाल किया जाता है, लाल पत्ता गोभी का, ध्यान रखिएगा, लाल पत्ता गोभी का अम्ल क्षारक सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हल्दी का करते हैं, हाइड्रेंजिया का करते हैं, पिट्यूनिया और जेरेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ, तो इनका जो है हम अम्ल क्षारक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अम्ल क्षारक सूचक के रूप में ध्यान रखिएगा लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया और जेरेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियों का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गंधीय सूचक किसे कहते हैं, गंधीय या ऑल्फैक्टरी सूचक किसे कहते हैं। तो गंधीय सूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यमों में भिन्न हो जाती है। जब उनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यमों में अलग अलग हो जाती है तो हम पता लगा लेते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। तो गंधीय सूचक से हम क्या पता लगाते हैं, अम्ल और क्षारक का पता लगाते हैं। और ये कैसे बताते हैं, तो ये इनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यमों में अलग अलग हो जाती है। उदाहरण देखते हैं गंधीय सूचक के उदाहरण कौन से, तो गंधीय सूचक के 3 उदाहरण आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से, वैनिला, प्याज और लौंग का तेल। तो वैनिला, प्याज और लौंग का तेल 3 उदाहरण हैं इसके गंधीय सूचक के। आगे बढ़ते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल और धातु अम्लों से जब रिएक्शन करते हैं तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्षार के साथ में भी कुछ ऐसी ही अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभिक्रिया दी गई थी, उसके बाद यहाँ पे अब जैसे जो है चूने के पानी से, तो लाइम वाटर किसको बोलते हैं, चूना का पानी किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी भी बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो 3 नाम याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो ये रिएक्शन होता है। फिर जो है, और यही वो अभिक्रिया है जिसमें हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति पता करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जो रहती है वो कैल्शियम कार्बोनेट को दूधिया कर देती है। क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। तो जब हम चूने के पानी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो जो है या सॉल्यूशन को जो बनता है उसको दूधिया कर देती है। तो इससे हमें पता पलता और विलेन का दूधिया जो कलर होता है उससे हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया, चाक, संगमरमर, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। तो अगर आपसे पूछे चूना पत्थर का क्या फार्मूला है तो आपका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपसे 15 मार्च में भी पूछा गया। उसके बाद जो है अभी हेडमास्टर वाला पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो वहाँ पे निष्प्रभावीकरण, हालांकि वो क्वेश्चन 15 मार्च वाले से उठाया गया था, निष्प्रभावीकरण। यहाँ पे निष्प्रभावीकरण का प्रयोग किया गया था, इंग्लिश में सेम था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही था। तो निष्प्रभावीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है जिस रिएक्शन में, तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनी अभिकरण क्रिया में क्या होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया या निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो NaCl यानी लवण बना और जल बना, तो लवण और जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्लों के साथ में धातु ऑक्साइड की अभिक्रियाएं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि धात्विक ऑक्साइड जो है क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है अम्लीय होगा कि क्षारकीय होगा, तो आपका आंसर होगा क्षारकीय होगा। तो धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। और यहाँ पे कैल्शियम आपको पता ही है धातु है। अब आगे बढ़ते हैं। अधात्विक ऑक्साइड का क्या प्रतिक्रिया होती है, तो क्या प्रकृति होती है, तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे हमने कल आपको एनवायरनमेंट की क्लास में बताया था कि जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन अधातु है, नॉन मेटल है। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड
ये आधात्विक ऑक्साइड है, अगर आधात्विक ऑक्साइड है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। आगे बढ़ते हैं। बाकी 6 से 8 वाले और 9 से 10 वाले एक बार इनको पढ़ लें। यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्न ये था कि जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उल्टा किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उल्टा किसे कहते हैं, तो रिएक्शन से ही समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया प्रश्न पूछा गया था कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसका उल्टा क्या होता है। तो NaCl प्लस H2O NaOH और HCl का निर्माण करे, तो इसको हम क्या कहेंगे। तो जब भी जल के साथ में रिएक्शन कराया जाता है, जल के साथ में जब रिएक्शन कराया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में इनको अल्काली कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, क्षारक जो है जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, और वहीं पे अम्ल जो रहते हैं, अम्ल जो है वो हमेशा क्या करते हैं, तो वो H+ आयन देते हैं जल में, और क्षारक जो है जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और अब जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की जो प्रक्रिया होती है अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का एक उदाहरण और आपके यहाँ मिल गया कि जल में अम्ल और क्षारक जब मिलाते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, बहुत तेज़ी से ऊष्मा पैदा होती है। अब यहाँ पे जल में अम्ल तथा क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता जो है वो प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब जल में अम्ल या क्षारक मिलाएंगे तो आयन की सांद्रता होगी वो कम होती जाएगी। इसको बोलते हैं तनुकरण, इस प्रक्रिया को तनुकरण बोलते हैं। अब आते हैं pH स्केल पर, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकसित किया गया, जिसे हम pH स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे pH स्केल कहते हैं। pH में P सूचक है, P का मतलब होता है पुजांश या पोटेंज। pH स्केल से सामान्यतः शून्य से अधिक अम्लता, शून्य यानी अधिक, सबसे अधिक अम्लता से 14 यानी अधिक क्षारीय तक का pH का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH मान उतना ही कम होगा। आइए इस चीज़ को समझते हैं। किसी भी उदासीन विलयन, तो जो कोई भी उदासीन विलयन होगा उसका pH का मान 7 होगा, और 7 से जब कम होगा तो अम्लीय विलयन माना जाएगा। 7 से अधिक होगा, 7 से 14 की तरफ जाएगा तो वो क्षारकीय हो जाएगा। अब आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 के बीच में जब रहेगा तो अम्लीय रहेगा, 7 जब रहेगा तो जो है उदासीन हो जाएगा, और 7 से 14 के बीच में, 7 से 14 या 14 के बीच में ये क्षारकीय हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको परीक्षा में कई बार पूछा गया BPSC द्वारा, अच्छे से याद कर लीजिएगा सभी लोग। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का pH मान कितना होता है, रट लीजिए, 1.2 पूछा गया है। नींबू का रस कितना होता है, 2.2 पूछा गया है। शुद्ध जल का और रक्त का इस बार पूछा गया था 7.4, तो ध्यान रखिएगा रक्त का 7.4 होता है। ब्लड प्लाज्मा का कितना होता है, 7.4, चाहे ब्लड प्लाज्मा पूछे चाहे रक्त पूछे 7.4 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है, यानी शुद्ध जल उदासीन होता है, रक्त ब्लड प्लाज्मा 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है pH मान। सोडियम हाइड्रोक्साइड लगभग 14 होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे अधिक क्षारकीय माना जाता है, सबसे अधिक बेसिक माना जाता है। तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जठर रस का pH मान 1.2, नींबू का रस 2.2, शुद्ध जल 7, लेकिन रक्त की जब बात करेगा तो 7.4, या ब्लड प्लाज्मा पूछे तो 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पांचों याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। 15 मार्च को भी पूछा गया तो फिर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमारे शरीर का जो pH परास होता है किस बीच में कार्य करता है, तो हमारा शरीर किस pH परास के बीच में, किस pH रेंज के बीच में कार्य करता है, तो 7 से 7.8 pH। तो ध्यान रखिएगा, हमारा शरीर जो किस pH परास के बीच में, किस pH रेंज के बीच में कार्य करता है, फंक्शन करता है, तो 7 से 7.8 याद कर लीजिए, पूछा जाएगा। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास परिसर में जीवित रह सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। उस केस में 6.5 से 7.5 माना गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्लांट्स वगैरह का पूछा गया था, पौधे वगैरह का पूछा गया था। तो जो है पौधे का अगर जब आपसे पूछा जाएगा तो 6.5 से 7.5 ये
जो है TRE2 में 6 से 8 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा पौधे जो है किस pH मान में सर्वाइव करते हैं, तो 6.5 से 7.5। आगे बढ़ते हैं। वर्षा के जल का pH मान, हमने कल भी बात किया था, वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। फिर यहाँ पे शुक्र ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो याद कर लीजिए, अगर हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, तो किसका बना है? शुक्र का बना है। शुक्र के बारे में जानते हैं, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी का जुड़वा भाई बहन जो भी मान लीजिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पेट की बात करें तो हमारा जो उदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो हमारा पेट स्टोमक क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपसे प्रश्न पूछा गया था, हेडमास्टर हेड टीचर वाले में हमने कराया था, तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था। तो हमारा स्टोमक या पेट जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। कई बार अपच की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में अम्ल बनने लगता है। जब अपच होता है तो इसका मतलब होता है कि अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न हो रहा है, तो उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। और इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम क्या करते हैं? एंटा एसिड का प्रयोग करता है। एंटा एसिड जैसे, और एंटा एसिड क्या होते हैं? एसिड का उल्टा। एसिड का उल्टा क्या होता है? क्षारक होता है। तो एंटा एसिड वाकई में होते कुछ नहीं, क्षारक ही होते हैं। तो एंटा एसिड किसको बोलते हैं? क्षारक को बोलते हैं। तो एंटा एसिड या क्षारक का उपयोग करते हैं, और ये एंटा एसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं। रिएक्शन करके एंटा एसिड जो होते हैं अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। तो याद रखिएगा कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किससे कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। पीएच परिवर्तन के कारण मुंह के पीएच का मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो याद रखिएगा कि मुंह के पीएच का मान जब 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। दांतों का इनेमल दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, उसी से बना होता है। तो दांतों का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट या कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित होने लगता है, जो दांतों का इनेमल होने लगता है। तो इसलिए दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? 5.5 से कम होने पर पीएच मान। फिर हम मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा अगर लगा देंगे तो दुर्बल क्षारक है ये, इसके उपयोग से आराम मिलेगा। तो अगर मधुमक्खी काट ले तो बेकिंग सोडा लगा दीजिए जहाँ डंक लगा है, आराम मिल जाएगा। इसके अलावा नेटल पत्तियाँ होती हैं, एक पौधा होता है नेटल, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो भी मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेटल के जो डंक होते हैं, वो डंक वाले बाल होते हैं, वो मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं। इनके कारण भी दर्द का अनुभव होता है। आते हैं, समझते हैं नेटल के बारे में। नेटल क्या है? तो नेटल एक शाकीय पादप है, शाकीय पादप है, और इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। पत्ते देख रहे हैं तो डंकनुमा बाल होते हैं। गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। बालों से क्या निकलता है? मेथनोइक अम्ल। तो नेटल के बालों से क्या पत्तों के बालों से क्या निकलता है? मेथनोइक अम्ल। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। अब आते हैं, याद रखिए, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, बहुत महत्वपूर्ण है। संतरे में सिट्रिक अम्ल, सासे संतरा, सासे सिट्रिक अम्ल। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल ध्यान रखिए, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे चीज़ों में। फिर इमली टार्ट्रिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, स्पेशली ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो। संतरा सिट्रिक अम्ल और नींबू सिट्रिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर के अलावा पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक और नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल। याद रख लीजिए, इनको पूछा गया कई बार, फिर से पूछा जाएगा। इसके अलावा दूध में बात करें तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है, उसमें कोई एसिड नहीं होता है। एसिड होने के लिए उसको ख़राब होना पड़ेगा, यानी जब खट्टा दूध हो गया तब उसमें लैक्टिक अम्ल। जब तक खट्टा वर्ड नहीं आएगा तब तक दूध के साथ में लैक्टिक अम्ल नहीं जुड़ेगा। तो खट्टा दूध बोले या दही बोले तो लैक्टिक अम्ल, दूध केवल बोलेगा तो लैक्टोज। आगे बढ़ते हैं। 6 से 8 में जो है प्रश्न पूछा गया था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। तो ध्यान रखिएगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का जो लवण होता है उसका पीएच मान 7 होता है। तो जैसे HCl और NaOH, इससे बनता है NaCl प्लस H2O। तो जो NaCl होता है ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षारक है। इसका रिएक्शन हुआ है तो उदासीनीकरण से जो लवण बना है यानी NaCl साल्ट बना है, इसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। तो ये उदासीन होता है,
और ये उदासीन होता है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था 6 से 8 में, 2 बार पूछा गया है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, तो ध्यान रखिएगा जो अम्ल होगा वैसा ही साल्ट बनेगा, तो पर जो तगड़ा होगा उसी का ही साल्ट बनेगा। तगड़ा यहाँ पे कौन सा है? अम्ल है, क्षारक दुबला है, तो दुर्बल क्षारक है, तो लवण से पीएच का मान 7 से कम हो जाएगा, चूँकि अम्लीय साल्ट बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। और ये अम्लीय होंगे, जो लवण बनेगा वो अम्लीय होगा तो पीएच का मान 7 से कम हो जाएगा। प्रबल क्षारक है, जब प्रबल क्षारक होगा तो लवण का पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा, प्रबल क्षारक का प्रभाव ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। 6 से 8 के लिए इंपॉर्टेंट है, 9 से 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जो हैं पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है, पीआरटी में TRE 1 में ही पूछा गया था। तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला आपको ध्यान रखना है। विरंजक चूर्ण जो है कैसे प्राप्त किया जाता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना, तो शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना सभी को। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 CaOCl2। CaOCl2 को ही हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण के उपयोग कौन कौन से हैं? तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज़ की लकड़ी फैक्ट्री में लकड़ी की, मज्जा और लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, साफ सफाई के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। बेकिंग सोडा की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका पूरा नाम है। बेकिंग सोडा का पूरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पीएच का मान जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो है क्षारकीय है, क्षारकीय नेचर का है। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा के उपाय, बेकिंग सोडा NaHCO3 के जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग कौन से हैं? तो बेकिंग पाउडर बनाने में। आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया कि बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर में जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा के साथ में टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। याद कर लीजिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, और इसका उपयोग क्या क्या होता है तो देख लेते हैं एक बार। बेकिंग सोडा का उपयोग तो आपको पहला पता चल गया, बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंटी एसिड का भी एक संगठक है। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3 को एंटी एसिड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। एक तो हमने देखा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH टॉयस का भी प्रयोग कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, NaHCO3 का प्रयोग हम सोडा अम्ल अग्निशामक में भी करते हैं। अब आते धोने का सोडा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया था इस बार। तो Na2CO3 × 10H2O इसका फार्मूला है। पूरा नाम आपको याद रखना, आधा नहीं रखना है, H2O के साथ में याद रखना है, ठीक है। और Na2CO3 × 10H2O ये फार्मूला धोने के सोडे का, इंग्लिश में बोलते हैं वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा बोलते हैं। तो Na2CO3 10H2O इसका पूरा नाम है। उपयोग क्या क्या है? तो कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज़ उद्योग में, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पादन में, साफ सफाई के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र कॉपर सल्फेट 5H2O। तो अगर आपसे पूछे कॉपर सल्फेट का जो है क्रिस्टलाइज फॉर्म में या क्रिस्टलीय जल में सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कॉपर सल्फेट × 5H2O। तो ध्यान रखिएगा पूरा नाम। इसके अलावा जिप्सम का आपसे फार्मूला पूछा गया, तो जिप्सम का फार्मूला ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट × 2H2O। तो CaSO4 × 2H2O ये पूरा नाम है जिप्सम का। तो जिप्सम का फार्मूला याद रखिए, CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है? तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है। और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जिसको CaSO4 × ½ H2O बोलते हैं, ये बनाता है। इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? CaSO4 × ½ H2O को। याद रहना चाहिए, दोनों कन्फ्यूज नहीं होना है। एक याद कर लीजिए, दूसरा आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। इसके अलावा
आपको कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी नाम याद रखना का प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी नाम ध्यान रखना। हाइड्रेट यानी H2O को बोला जा रहा है, आधा है तो अर्ध लिख दिया गया। हेमी इंग्लिश में बोला जाता है, जैसे हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला, तो वही हेमी वर्ड लिख दिया गया और कोई बात नहीं है। टूटी हुई हड्डियों की जो है करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, बहुत कम कर दिया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण है। और अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 इंटू हाफ H2O और इसमें 1.5 H2O और मिला दिए तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 H2O यानी जिप्सम का निर्माण हो गया। और आपको ऐसे भी पता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर होता है उसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो हार्ड हो जाता है, हार्ड बन के क्या बनता है, जिप्सम बनता है, यही अभिक्रिया होती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल को नीला कर देगा, इसका मतलब वो क्या होगा, क्षारकीय होगा। क्षारकीय होगा तो 1 हो सकता नहीं, 4 नहीं हो सकता, 5 7 से ज़्यादा होना पड़ेगा, तो एक ही ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा 10। इसकी जगह पर आपको कंपाउंड दे सकता है। कोई भी विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, 6 से 8 में एक साथ में पूछा गया था TRE 2 में। तो कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है जो चूने के पानी को दूधिया करती है, तो इस विलयन का कलर क्या होगा, तो HCl, मतलब इस विलयन में क्या होगा, तो HCl है। इसका रिएक्शन आप समझ लीजिए एक बार। जो अंडे का कवच होता है, अंडे का जो कवच होता है वाइट कलर का, उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, HCl के साथ में। माना आंसर क्या है, HCl है, तो विलयन में HCl था, तो विलयन में HCl था, HCl के साथ में इसने रिएक्शन किया 2HCl, और ये रिएक्शन करके क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण किया प्लस H2O प्लस CO2, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण किया। और ये जो CO2 गैस है, तो बताया कि एक अभिक्रिया हुई विलयन के साथ में, विलयन में HCl था, पिसे हुए अंडे के पिसे हुए कवच से यानी कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर एक गैस का निर्माण किया। गैस कौन सी, CO2। और ये CO2 जो गैस थी इसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया। तो CO2 जो है चूने के पानी को दूधिया कैसी करती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी फार्मूला हो गया, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो इसमें CO2 का जब अभिक्रिया होगा तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से जो है इसने क्या किया, चूने के पानी को दूधिया कर दिया। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड ने किसका निर्माण किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का, इसके साथ में भी क्रिया करके, और चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि जो गैस रही होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड रही होगी। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि ऐसा कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती, तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे बढ़ते हैं। और अब से आपको जो है क्विज़ वाले क्वेश्चन सब आप देखते रहिएगा। क्विज़ के क्वेश्चन सब अब अपलोड किए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के डेली। फिर है ये भी प्रश्न 6 से 8 में पूछा गया था TRE 2 में। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न है कि 10 ml जो है वो 10 ml NaOH का है, HCl के 8 ml को बराबर कर देता है, उदासीन कर देता है। तो कह रहा है कि यदि NaOH उसी विलयन का 20 ml ले लें, यानी NaOH जस्ट डबल कर दें, तो ये भी जस्ट डबल हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 ml, हमें HCl की ज़रूरत पड़ेगी, तो आंसर हो जाएगा 16 ml। फिर है अपच का उपचार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आंसर है एंटा एसिड। उसमें भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। अब आते हैं तीसरे नंबर चैप्टर पे, धातु एवं अधातु पर। धातुओं के बारे में पहली प्रॉपर्टी धातु की क्या होती है, धातु अपने शुद्ध रूप में इनकी सतह चमकदार होती है और इसी को धात्विक चमक बोलते हैं। तो धातु चमकीले होते हैं। फिर है कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो आघातवर्धता। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध हैं, तो सोना और चांदी सबसे आघातवर्ध धातु हैं, याद रखिएगा। तन्यता किसे बोलते हैं, तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, तो ध्यान रखिएगा, तो सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है और धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम तन्यता कहते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार, तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। धातु जो होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक है, परीक्षा में पूछा गया है। तो सिल्वर और कॉपर जो है ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। इसकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक थे, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिस सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो जिस तार से आपके घर में बिजली पहुँचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का जो है परत चढ़ा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ताकि क्योंकि जो PVC होता है वो
उष्मा का कुचालक होता है, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ध्वनिक सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, तो धातुओं की जो धातु कठोर सतह पर टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, जैसे लोहे पर हम आवाज़ करते हैं तो जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक। अधातुओं की बात कर ले तो अधातुओं में जो है ये सब उदाहरण आपको पता ही है। ब्रोमीन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी अधातु होती है, कौन सी अधातु होती है जो द्रव्य होती है, कौन सी अधातु होती है जो है द्रव्य होती है, तो आंसर है ब्रोमीन। और कौन सा धातु जो है, कौन सा धातु द्रव्य होता है, तो आपको पता है पारा, तो यहाँ पे दिया भी गया है। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो मरकरी ध्यान रखिएगा ऐसा धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। गैलियम और सीजियम याद रखिएगा, गलनांक बहुत कम है, हथेली पर रखते ही ये गलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। तो कौन से ऐसे धातु है जो हथेली पर रखते ही पिघलने लगते हैं, तो गैलियम और सीजियम। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा धातु है जो चमकीला होता है। अधातु चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु होती है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। हीरा कार्बन का अपरूप है, बहुत महत्वपूर्ण है, हीरा कार्बन का अपरूप है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ये भी पूछा गया है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट भी है, जो कि विद्युत का सुचालक है, तो ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, जबकि अधातु विद्युत के सुचालक नहीं माने जाते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपरूप है विद्युत का सुचालक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिर क्षारीय धातु लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्षारीय धातु लिथियम सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, इनका घनत्व और गलनांक भी कम होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे, आपने केवल सिर्फ सोडियम का ही नाम सुना था इससे पहले कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन लिथियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी, इतने मुलायम होते हैं, तीनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है 6 से 8 में जो है एक सवाल पूछा गया था, प्राइमरी में शायद पीआरटी में पूछा गया था, एम्फोटेरिक नेचर पूछा गया था। तो यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में यहाँ बताया गया, तो देख लेते हैं। और 6 से 8 में भी ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। तो बात करें एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातुएँ होती हैं जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, हम उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और यहाँ पे कुछ जो है रिएक्शंस दिए गए हैं। पोटेशियम और सोडियम, ध्यान रखिएगा, पोटेशियम और सोडियम कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं और खुले में रखने पर आग पकड़ लेती। सुरक्षित रखने के लिए हम इन्हें केरोसिन जल में डुबो कर रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पोटेशियम और सोडियम को, स्पेशली सोडियम आपसे पूछा जाता है तो केरोसिन जल में डुबो कर रखा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। एनोडीकरण क्या होता है? तो एनोडीकरण एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया होती है। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया होती है। और 6 से 8 वाले पूरा पढ़ लें, टीजीटी वाले भी पूरा पढ़ लें। एक्वारेजियस सोल्यूशन के बारे में आते हैं, बाकी ऊपर वाला 6 से 8 वाले और 9 से 10 वाले पूरा पढ़ लें। पीआरटी वालों को यहाँ पे जितना बताया जा रहा क्लास में आपको उतना ही जो है नोट्स से पढ़ना, रिवाइज करना है। और ज़्यादा बेटर होगा कि आप क्लास ही देख लेंगे, तो आप जितना देर में नोट्स पढ़ेंगे उससे जल्दी आपका क्लास पूरा हो जाएगा। एक्वारेजिया बहुत महत्वपूर्ण है। 3/1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है या गोल्ड को गला सकता है। तो एक्वारेजिया की खास बात क्या होती है? गोल्ड को गला सकता है और 3:1 के अनुपात में होता है। तो HCl और HNO3 3:1 में होता है। HCl 3 पार्ट होता है, HNO3 1 पार्ट में होता है। गोल्ड को गला सकता है और ये गोल्ड और प्लेटिनम को दोनों को गलाने में समर्थ होता है और इसको एक्वारेजिया सोल्यूशन बोलते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सक्रियता श्रेणी की बात कर लें तो सक्रियता श्रेणी जो है इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा है? तो पोटेशियम है। ध्यान रखिएगा, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रियाशील सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम नहीं दिया जाएगा, हो सकता है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, उससे कम सोडियम है। तो एक क्रम 4-5 याद रख लीजिएगा, CaMgAl। तो ध्यान रखिएगा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, सोडियम उसके बाद है, कैल्शियम उसके बाद है, मैग्नीशियम उसके बाद, एल्युमिनियम, जिंक। और यहाँ पे सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड है। तो गोल्ड जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है। और यहाँ पे कॉपर का देखिए, कॉपर का स्थान बहुत नीचे है, तो इस वजह से इसको लेड भी हटा देता है, आयरन भी हटा देता है, जिंक भी हटा देता है। जिंक, आयरन
और लेड जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट के सलूशन से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया में, इसीलिए क्योंकि कॉपर जो कम अभिक्रियाशील है। अब आगे बढ़ते हैं। और गोल्ड ध्यान रखिएगा सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो या तो सबसे कम अभिक्रियाशील पूछ लेगा 3-4 ऑप्शन देके, नहीं तो आपसे सबसे कम अधिक अभिक्रियाशील पूछ लेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म वगैरह 6 से 8 वाले, 9 से 10 वाले पढ़ लें। धातु की प्राप्ति की बात करें तो धातु का निष्कर्षण, तो धातु का निष्कर्षण यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया था 6 से 8 में। प्रश्न क्या पूछा गया था, पीआरटी में भी पूछा गया था। तो प्रश्न एक पूछा गया था कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो जो है प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था गोल्ड, साथ में दिया गया था सिल्वर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, तो गोल्ड भी आप आंसर सही है, सिल्वर भी सही है, इसके अलावा प्लेटिनम और कॉपर भी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ये आपको पता हो गया। इसके बाद कॉपर और सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो कॉपर एवं सिल्वर सल्फाइड और ऑक्साइड के जो है अयस्क के रूप में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया था कि जो है कौन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये नहीं पूछा गया था कि कौन केवल स्वतंत्र। अगर केवल वर्ड वहाँ लगा होता तो आपका आंसर केवल गोल्ड होता, लेकिन वहाँ पे चूंकि सिंपल प्रश्न पूछा था कि कौन स्वतंत्र अवस्था में पाए, तो गोल्ड भी सही है, सिल्वर भी सही है, प्लेटिनम भी, कॉपर भी सही है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको आंसर, और वहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया था। फिर अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण, तो जो है यहाँ पे निष्कर्षण में एक कॉन्सेप्ट होता है गैंग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी से खनित जो अयस्क होते हैं उसमें मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं, और इन्हीं अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिनेबार क्या होता है, सिनेबार क्या होता है, तो मरकरी का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है, मरकरी का अयस्क है। जो है बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। वैसे सिनेबार किसका अयस्क है, तो मरकरी जो है सिनेबार मरकरी या पारद का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भर्जन और निस्तापन अभिक्रिया को जो है 6 से 8 वाले और 9 से 10 वाले अच्छे से देख लें। अब यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछा गया था पीआरटी में, टीआरई 2 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका धातु निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है। याद आया होगा, धातु निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन या कोयले का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा जो है ये मतलब यहाँ पे बताया गया, तो ये तरीका है। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया, तो धातु निष्कर्षण किसके माध्यम से किया है, तो कार्बन। वहाँ पे आपको आंसर क्या दिया था, कोक। तो कार्बन का ही जो है कोयले का ही रूप होता है, तो कोयला वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया था। तो वही यहाँ पे अभिक्रिया दिखाई गई है कि धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, कोक या कोयले के माध्यम से। तो कोक या कोयले के माध्यम से, तो कार्बन या कोयले का प्रयोग कर, तो यहाँ पे कार्बन या कोयले का प्रयोग कर धातु निष्कर्षण करते हैं। कैसे धातु निष्कर्षण हुआ, ZnO था, C के साथ में रिएक्शन हुआ तो CO बना लिया और जिंक अलग हो गया, यानी धातु अलग हो गया। तो इस प्रकार धातु का निष्कर्षण हो गया किसके माध्यम से, कोयला या कोक के माध्यम से। इंग्लिश में कोक दिया था, हिंदी में कोयला ऑप्शन में दिया था। आगे बढ़ते हैं। थर्मिट अभिक्रिया ध्यान रखिएगा। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, आयरन ऑक्साइड के साथ में एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग हम रेल की पटरी एवं मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए करते हैं। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयरन ऑक्साइड के साथ में एल्युमिनियम की अभिक्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो रेल की पटरी एवं मशीन पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, देख लीजिएगा एक बार, 6 से 8 और 9 से 10 वाले। संक्षारण के बारे में हमने डिस्कस किया ही है। अब यहाँ पे जैसे खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ में विक्रिया होकर Ag2S के कार्य होता है, तो Ag2S का निर्माण हो जाता है सिल्फर सल्फाइड का, और ये काला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, और ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कॉपर कार्बोनेट हरा हो जाता है। संक्षारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, संक्षारण से सुरक्षा पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीस लगा के, यश दिलेपन। तो यश दिलेपन किसे बोलते हैं, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना। तो लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना, यह प्रक्रिया यश दिलेपन कहलाती। क्रीमियम लेपन करके भी संक्षारण से सुरक्षा, एनोडीकरण और मिश्र धातु बनाकर भी संक्षारण से सुरक्षा किया जा सकता है। लोहे एवं इस्पात के जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पत्ती परत चढ़ाई जाती है, इस विधि को यश दिलेपन कहते हैं। इसके अलावा जो एलॉय बनाकर, तो एलॉय बनाकर भी जो मिश्रात्वन
धातु के गुणधर्म को बेहतर बनाने की अच्छी विधि है मिसातवन। लोहा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है और शुद्ध लोहे अत्यंत नर्म होता है, तो शुद्ध लोहे में हम क्या करते हैं, थोड़ा कार्बन मिला देंगे तो कठोर और प्रबल हो जाता है। और लोहे के साथ में निकल और क्रोमियम मिला देते हैं, तो निकल और क्रोमियम मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो ध्यान लीजिए स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या, स्टेनलेस स्टील एलॉय में क्या क्या मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील एलॉय में कार्बन जो है, कार्बन होता है लोहे के साथ में, लोहा तो होता ही है, तो लोहा हो गया, कार्बन हो गया, साथ में जो है निकल हो गया, तो लोहा हो गया, कार्बन हो गया, निकल और क्रोमियम। तो ध्यान रखिएगा निकल, क्रोमियम, कार्बन और लोहा ये मिलकर बनाते हैं स्टेनलेस स्टील। तो चारों को आपको याद रखना, और स्पेशली कार्बन को लोग भूल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोने को हम 24 कैरेट बोलते हैं, शुद्ध सोने को 24 कैरेट बोलते हैं। काफ़ी नर्म होता है, आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो इसलिए हम कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिला देते हैं। तो भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, और 22 कैरेट का मतलब है कि 22 भाग शुद्ध सोना है तो 2 भाग उसमें 24 पुरियाना है, 22 है तो 2 बचा है तो 2 भाग उसमें तांबा या चांदी मिला देंगे। अगर 18 कैरेट तो इसका मतलब 18 कैरेट का मतलब 18 उसमें सोना है और 6 उसमें जो है तांबा चांदी होगा। फिर यदि कोई एक धातु पारद है तो उसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मिश्र धातु है, एलॉय है, उसमें एक धातु पारद है, पारा है या मरकरी है, तो उसको उसके मिश्र धातु को हम अमलगम कहेंगे। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु का विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। तांबा और पीतल का ध्यान रखिएगा, पीतल किससे बनता है, तांबा और जस्ते से। कॉपर और जिंक से बनता है पीतल, और कांसा किससे बनता है, तो ताम्र और टिन से। कॉपर और एसएन, ताम्र और टिन से, कॉपर और टिन से बनता है कांसा। पीतल किससे बनता है, कॉपर और जिंक से। फिर शीशा एवं टिन की मिश्र धातु सोल्डर है। तो ध्यान रखिएगा शीशा और टिन की मिश्र धातु को एलॉय को सोल्डर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। शीशा और टिन को एलॉय को सोल्डर बोलते हैं, और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए। और यहाँ पे बात करें तो जो पीतल होते हैं और कांसा होते हैं विद्युत के कुचालक माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा पीतल और कांसा जो है ये विद्युत के कुचालक हैं। फिर लौह स्तंभ के बारे में आप जानते ही हैं कि लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा है, 6 टन 6000 किलो का था, कुतुब मीनार में स्थित है, और 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने इसको बनाया था। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, तो AgNO3 प्लस Cu है, तो ये क्या करेगा, Ag को हटा देगा, क्योंकि Ag अभी हमने देखा सबसे जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है, सबसे नीचे नहीं, Au से ऊपर है, यानी गोल्ड से ऊपर है सिल्वर, तो कॉपर से ऊपर है, तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेगा और Ag को हटा देगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, ग्रीस लगा दीजिए, पेंट लगा दीजिए, जिंक की परत चढ़ा दीजिए, सभी हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय क्या हो सकता है। तो कैल्शियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, और ये 2 कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, और जल में विलय भी होता है। आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो यही आपका आंसर है कैल्शियम जो है ऑक्साइड। तो ये कैल्शियम तत्व किससे बना, कैल्शियम से, तो आंसर है कैल्शियम। फिर ये प्रश्न आपने कई बार देखा होगा, पीआरटी में पूछा गया था, फिर 6 से 8 में भी पूछा गया, जीएस में भी पूछा गया। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। पीआरटी में 2 बार ये पूछा गया है, इसके अलावा जीएस में 1 बार पूछा गया। तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है, क्योंकि टिंक की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो जिंक नहीं होता, टिन का लेप होता है, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, और जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के साथ खाने के साथ में रिएक्शन कर सकता है, तो इसलिए टिन का लेप करते हैं। टिन कम अभिक्रियाशील होता है, तो सेफ होता है यूज़ करने में, बस यही रीज़न है। अब आते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक पर। कार्बन और इसको यौगिक पर भूपर्पटी में जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम। तो ध्यान रखिएगा भूपर्पटी में जो कार्बन है केवल 0.02% है। भूपर्पटी में यानी अर्थ की क्रस्ट में कार्बन कितना प्रतिशत है, 0.02। वायुमंडल में आपको पता है 0.03% है। फिर यहाँ पे अधिकांश जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो अच्छे विद्युत चालक नहीं माने जाते हैं। और यहाँ पे आपको जो है ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक कम है तो या ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा एसिटिक एसिड का 290 है, क्लोरोफॉर्म का
क्लोरोफॉर्म का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, 209 है। एथेनॉल का 156, मीथेन का 90। तो ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा कि किसका कम में ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा। कार्बन की बात करें तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और 6 है, तो इसका मतलब है कि पहले में इसको 2 मिला और 6 इसको बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विन्यास का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो बाहरी कोश में ये आपका 6 से 8 में पूछा गया था, तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो जो इसका अंदर इसको 2 कम से कम 2 रहना है अंदर, तो जो दूसरा इसका बचेगा 4, टोटल 6 है तो 4 बचेगा। तो इस केस में बाहरी कोश को पूरी तरीके से भर देने से यानी उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। और यहाँ पे कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते, तो यही है कि अंदर 2 हैं, बाहर 4 है, टोटल 6 हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता है, या तो 4 खो के 2 बचा ले सीधे उत्कृष्ट जो है विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर ले, या तो जो 4 ले ले किसी से, तो 2 8 10 हो जाएगा, तो 2 8, तो 2 8 भी जो है ये इससे भी ये स्टेबल हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेगा। दो तरीके हो सकती हैं। और इस केस में मान लीजिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो अगर जब 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो उसके ऊपर कर्जा हो जाएगा तो ये ऋणायन बनाएगा, निगेटिव आयन बनाएगा, तो C4- यानी ऋणायन। और 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए, लेकिन 6 प्रोटॉन वाला नाभिक था, अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसको धारण करना मुश्किल होगा। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका है कि 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 धनायन बना दे। 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देगा, दानी आदमी है तो दानी आदमी तो धनायन बनाएगा, तो C4 प्लस धनायन। और 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये भी ऑप्शन दिया गया था, तो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती तभी ऐसा हो सकता है। कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी कर इस समस्या को सुलझा लेता है, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। छः से 8 वाले एक बार इनको देख लीजिएगा, जो भी आपको यहाँ हाईलाइट किया गया है 9 से 10 वाले। अब आते हैं मीथेन की बात करें तो मीथेन का हम किसका उपयोग करते हैं, तो मीथेन को हम बायोगैस में उपयोग करते हैं। 75% मीथेन होता है बायोगैस में। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है, 93% मीथेन होता है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG में भी मीथेन होता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन के अप्रूव कौन कौन से हैं, तो कार्बन के अप्रूव ध्यान रखिएगा, हीरा कार्बन का अप्रूव है। ग्रेफाइट जो कार्बन का अप्रूव है। C60 बकमिनिस्टर फ्लोरीन, C60 बकमिनिस्टर फ्लोरीन ये कार्बन का अप्रूव है। 3 अप्रूव आपको रटे होने चाहिए। और इसकी बात करें अगर हम, तो जो ग्रेफाइट होता है उसका जो चित्र कैसा होता है, तो षटकोणीय, तो ध्यान रखिएगा षटकोणीय होता है। और इसमें जो है दृढ़ तियामी, अगर हीरे का पूछे तो दृढ़ तियामी संरचना बनता है। और इसमें अगर बात करें तो हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो ये याद रखिएगा। कार्बन की कुछ प्रकृति वगैरह दी गई है, तो ये जो है इसको 6 से 8, 9 से 10 वाले एक बार देख लेंगे, बहुत कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। और यहाँ पे 1828 में फ्रेडरिक वोलर नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। फिर यहाँ पे है, आपसे पूछा जा सकता है सभी से कि जो है अल्कोहल का सिंबल क्या होता है, तो OH होता है। एल्डेहाइड का CHO होता है। कीटोन का CO होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, तो हमने दहन जो है पहले चैप्टर में भी देखा है। तो कार्बन अपने सभी अपरूपों में, ध्यान रखिएगा, कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा और प्रकाश के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो जब भी कार्बन का कोई अपरूप होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऊष्मा निकली। और ये सभी कैसे उदाहरण है, तो ये क्या है, ये है ऊष्मा छेपी है। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण, तो ये आप सबको पता ही है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया। ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ऑक्सीकरण की बात यहाँ पे की गई है। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण ये पूछा गया है परीक्षा में, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। दहन करने पर यौगिक कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएँ भी होती है जिसमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल है ये CH3CH2OH, ये किस में बदल गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो यहाँ पे अल्कोहल था, इथाइल अल्कोहल था, इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड में बदल गया। कैसे बदला, क्षारीय KMnO4 था या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7, साथ में ऊष्मा भी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीकारक कौन होते हैं, ये अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन दे देते हैं। तो ये KMnO4 और K2Cr2O7 में से ऑक्सीजन मिल गया CH3CH2OH को, इसने क्या बना लिया, CH3COOH। और क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं ऑक्सीजन देकर, और इनको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीकारक के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो एक तो KMnO4 हो गया, क्षारीय KMnO4, और K2Cr2O7 अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। संकलन अभिक्रिया है, देख लीजिएगा एक बार 6 से 8 और 9 से 10 वाले। अब यहाँ पे आते हैं, ये उदाहरण रिएक्शन एग्जाम महत्वपूर्ण है, तो एक बार देख लेते हैं। संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, और इसमें एक प्रक्रिया होती है हाइड्रोजिनेशन का, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, और इसमें जो है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में हम किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो आपका आंसर है निकल उत्प्रेरक। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण सवाल है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में हम किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, तो निकल उत्प्रेरक, और यहाँ पे रिएक्शन आपको दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और आपसे निकल उत्प्रेरक पूछा गया कई बार, तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया है वो एडिशन रिएक्शन का उदाहरण है, और साथ में जो है निकल उत्प्रेरक का इसमें उपयोग हम करते हैं। फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो अत्यधिक अनभिकृत होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करते, इस प्रक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन आपको दिया गया है, याद रखिएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण से पूछ सकता है या फिर ऐसे भी दे सकता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फिर एथेनॉल के गुणधर्म, ये आपको जानना है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। एथेनॉल को हम अल्कोहल कहते हैं, सभी अल्कोहल पेय पदार्थों का मुख्य अव्यय होता है, अच्छा विलायक भी माना जाता है। और अल्कोहल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, टिंचर आयोडीन में। टिंचर आयोडीन में हमने बताया था कल आपको। इसके अलावा एथेनॉल जो किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है, बाकी पता ही है आपको। शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी मात्रा घातक सिद्ध होती है, ध्यान रखिएगा, जो शुद्ध एथेनॉल होता है उसकी थोड़ी मात्रा भी घातक सिद्ध हो सकती है। एथेनॉल की अभिक्रियाएं हैं, सोडियम के साथ में अभिक्रिया, तो 6 से 8 और 9 से 10 के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और अल्कोहल सोडियम के साथ में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, उत्सर्जित करता है, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण करता है, अभिक्रिया महत्वपूर्ण है 6 से 8 और 9 से 10 के लिए। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 443 तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है, 6 से 8 और 9 से 10 के लिए महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे सभी को ध्यान रखना है, यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल बन जाता है। जो मेथनॉल होता है जिसको जहरीली शराब बोलते हैं, तो क्या नुकसान करता है, मेथनॉल जो है ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल बन जाता है। मेथनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ में अभिक्रिया करता है और जो है इससे डेथ भी हो जाती है। तो आपने सुना होगा कई बार न्यूज़ में कि जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, तो वो मेथनॉल होता क्या है कि जो शुद्ध अल्कोहल होता है उसमें जो है जल डाल देते हैं, उसको बेच देते हैं, तो उससे जो है लोगों की जानें चली जाती, काफ़ी खतरनाक होता है। मेथनॉल चाक्षुष तंत्रिका को प्रभावित करता है, व्यक्ति अंधा हो सकता है। बाकी इसके अलावा एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। अल्कोहल की पहचान करने के लिए उसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है, इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। विकृत अल्कोहल ध्यान रखिएगा। ईंधन के रूप में अल्कोहल, तो गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसेस सिरा बनाने में उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल एथेनॉल तैयार किया जाता है। अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर एथेनॉल अम्ल के गुणधर्म, तो एथेनॉल अम्ल के गुणधर्म में बात करें तो एथेनॉल अम्ल को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो ये आपको पहले से ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं, सिरका बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, विनेजार या सिरका किसे बोलते हैं, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था, और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है, इसी कारण इसे हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं।
एथेनोइक अम्ल की अब जो है कुछ अभिक्रियाएं हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। तो एस्टर जो है अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। 6 से 8 और 9 से 10 वालों को रिएक्शन याद रखना है। एस्टर की गंध मृदु होती है और इत्र बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया कि किसका प्रयोग जो है इत्र बनाने में किया जाता है, तो एस्टर का प्रयोग जो है इत्र बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, साबुनीकरण में क्या होता है, तो साबुनीकरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है और इससे साबुन तैयार किया जाता है। बाकी रिएक्शन जो है 6 से 8, 9 से 10 वालों को याद रखने हैं। फिर क्षारक के साथ में अभिक्रिया है, तो देख लीजिएगा एक बार इसको। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साबुन और अपमार्जक, यहाँ पे जो है साबुन और अपमार्जक, और यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, तो चित्र को एक बार देख लेते हैं। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जो दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलेय एक सिरे को जलरागी कहते हैं और हाइड्रोकार्बन में विलेय के दूसरे सिरे को जलविरागी कहते हैं। तो जलरागी सिरा और जलविरागी सिरा, तो ध्यान रखिएगा। तो जलरागी सिरा को हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं और जलविरागी सिरा को हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो जल से दूर भागे, तो जो है ये जलविरागी सिरा है। तो हाइड्रोफोबिक एंड है, दो सिरे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इसको हेड पार्ट भी बोलते हैं और जलविरागी सिरा को जो है टेल पार्ट भी बोलते हैं, यानी पूंछ वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न है। एथेन का आणविक सूत्र क्या है, तो C2H6 है। तो इस प्रकार कुछ होता है। इसमें पूछा गया कितने बांध हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संयोजक आबंध होते हैं। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बनिक यौगिक है, इसका प्रकारात्मक समूह क्या होगा, तो कीटोन होता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। तो आज का जो क्लास है ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए हमें सपोर्ट करने के लिए। और साथ में जो है जो TRE4 के अभ्यर्थी हैं आपकी जानकारी में, उनको चैनल से ज़रूर जोड़ें। और कल जो है हम दूसरे पार्ट में आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे जो बचे हुए चैप्टर्स हैं आपके, जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं आपके काम के। तो उसमें हम बायो के चैप्टर्स देख लेंगे, बायो के सारे चैप्टर्स देख लेंगे और फिजिक्स के आपके सारे चैप्टर्स देख लेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, और आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।